बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सॉल्यूशन से रिलेटेड ये एक टॉपिक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके साथ जो है वो हम जो है वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में जो है वो उसकी मैथमेटिकल टर्म्स वगैरह सारी जो है वो इधर जो है ना वो हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्यूशन वाले पोर्शन जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का जो है उसका बहुत ही अहम जो है वो टॉपिक है। तो आपने अगर ये समझना है तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वो लेक्चर के साथ रहेगा। इंशाल्लाह जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे थोड़ा सा जो है ना वो फोकस करते हैं कि डेफिनेशन क्या है, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस which depend upon the number of particles of solute are called colligative property। ये सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट के पार्टिकल पे जो डिपेंड करती होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कह देते होते हैं कि ये हमारी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अच्छा, अब हमें कुछ जो है वो इसके बारे में जर्नल डिस्क्रिप्शन देखनी पड़ेगी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो पहली बात, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं, और वो कौन कौन सी हैं वो भी आगे इस लेक्चर में जो है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो पहले हमें देखना है कि दीज प्रॉपर्टीज़ आर ऑफ सोल्यूशन, ये प्रॉपर्टीज बेसिकली सोल्यूशन की हैं एंड नॉट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और ये प्योर सॉल्वेंट की नहीं प्रॉपर्टी बल्कि एक सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है। उसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल है हमारे पास, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास हैं इस वक्त? एक है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी प्रॉपर्टी जो है वो हमारी है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो अब आपके सामने एक छोटी सी जो है ना इधर एक डायग्रामेटिकली मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक बीकर है और इसमें एक जो है ना वो सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। तो जो सॉल्वेंट है उसमें हमने सोल्यूट जब डिज़ोल्व कर लेना है तो जो सतह होती है, जो सरफेस होती है, बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सरफेस से होती हैं। तो ये जो सरफेस के ऊपर मालिक्यूल्स हैं, जैसे कि ये वाले आपको ये दिख रहा है कि एक जो है वो ये रेड सर्कल है, एक वाइट सर्कल है, एक रेड सर्कल। तो जो रेड सर्कल हमने कह दिया कि ये सोल्यूट के पार्टिकल हैं, और जो ये वाइट सर्कल वाले हैं वो हमने कह दिया कि ये हमारे पास सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। पहले क्या था कि ये सारे का सारा सॉल्वेंट था, लेकिन जैसे ही हमने सोल्यूट ऐड किया तो क्या हुआ कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स हुए। इंटरमिक्सिंग के बाद उन्होंने एक सोल्यूशन बनाया, और सोल्यूशन बनाने के बाद जो सरफेस के ऊपर लिक्विड है उसके ऊपर ये कुछ ये प्रॉपर्टीज जो है वो कुछ इस तरीके से जो है ये जाहिर हुआ। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि ये किस तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा है चीज़, आप ज़रा इस बात पे गौर करें ज़रा, कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि कोई चीज़ वेपर में चेंज हो रही है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसकी सतह के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर जो मालिक्यूल्स होते हैं वो एवेपोरेट करके जो है ना वो एटमॉस्फेयर में जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से ये भी और ये भी और ये भी चले जाएंगे, ठीक है। अब हुआ क्या है कि जब हमने कोई सोल्यूट इंट्रोड्यूस करवा दिया तो वो सोल्यूट इनके सेंटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जो है वो यहाँ पे डिसॉल्व हो चुका है। अब ये देखें कि होगा ये कि ये एक मालिक्यूल जो एवेपोरेट होना चाहता है, तो इसके साथ जो नीचे सोल्यूट के पार्टिकल होंगे वो इसके साथ इंट्रैक्शन शो करेंगे और इसको एवेपोरेट होने से जो है ना वो बचाएंगे, एवेपोरेट होने से जो है ना वो रोकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर है इन वेपर का वो कम हो जाएगा। क्या हुआ कि प्रेशर जो है वो इन वेपर्स का कम हुआ। पहले क्या हुआ, जो लिक्विड था वो वेपोरेट कर रहा था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसके अपने सॉल्वेंट जो भी था हमारे पास, फर्ज करें वाटर एवेपोरेट कर रहा था, तो सिर्फ और सिर्फ वाटर को उस वक्त जो है वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं सिर्फ उसको ओवरकम करना था। लेकिन चूंकि अब हमने एक कोई सोल्यूट भी इसमें ऐड कर दिया है, तो जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये वाटर के मालिक्यूल्स के दरमियान आ गए हैं, तो इसलिए इनके साथ जो है वाटर का मालिक्यूल जब डिजॉल्व हुआ है तो डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसके वेपर कम बनेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ये जो मैंने आपको डायग्राम से बताने की कोशिश की है कि प्योर सॉल्वेंट जो होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही हमने कोई सोल्यूट ऐड कर देना है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के इंट्रैक्शन की वजह से वो जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो सब की सब जो है वो वेपर प्रेशर पे डिपेंड करती हैं। अब तीन कंडीशन है हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। सबसे पहली बात,
सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, सॉल्यूशन हमने डाइल्यूट लेना है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टीज नहीं है। दूसरी मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन में ना इनको स्टडी करना ज़रा आसान होता है। दूसरा, सोल्यूट इज़ नॉन वोलेटाइल, सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, वो आसानी से बखरात में चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, सोल्यूट इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऐसे जो मटेरियल या ऐसे कंपाउंड, ऐसे मालिक्यूल्स जिनको हम जब डिज़ोल्व करते हैं ना तो वो अपने आयन्स में चेंज हो जाते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में चेंज होकर सेपरेट हो जाते हैं। तो हमें ये बात जहन में रखनी है कि जो सोल्यूट है बेसिकली इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अब पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो भी मैंने इस डायग्राम में आपको समझाई है बात कि पहले प्योर सॉल्वेंट के मालिक्यूल थे, जैसे सोल्यूट के पार्टिकल आए तो इन मालिक्यूल की जो है वो जो वेपर्स में चेंज होने की जो एबिलिटी है वो कम होगी। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सोल्यूट क्या होना चाहिए हमारे पास? नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, फिर इसको जब हम सॉल्वेंट में ऐड करें और डाइल्यूट सोल्यूशन बनना चाहिए, तो ये कंडीशन है। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ के मुताबिक क्या है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। को जो रिलेटिव लोअरिंग होती है, रिलेटिव लोअरिंग को जो है वो रॉल्ट्स लॉ में डेल्टा पी ओवर पी नॉट जो है वो रिलेटिव लोअरिंग को एक्सप्रेस कर रहा है और ये कहता है कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हमने x2 से ज़ाहिर कर दिया। मतलब यहाँ पर जो सॉल्वेंट की फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट की जो पार्टिसिपेशन है उसको हम x1 कह लेते हैं और जो सोल्यूट है उसको हमने क्या कह देना है कि ये हमारे पास क्या है x2। तो जो रिलेटिव लोअरिंग है बेसिकली ये टोटल की टोटल किस पे डिपेंड कर रही है? सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ ज़ाहिर कर दी कि डेल्टा पी ओवर पी नॉट जो कि क्या है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ दी वेपर प्रेशर है, ये किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सोल्यूट। तो डेल्टा पी जो है वो सिंपल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है और पी नॉट जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है। तो इस पूरी टर्म को हमने रिलेटिव लोअरिंग कहना है। क्यों? क्योंकि इसमें ये दो टर्म्स को जो है वो इंक्लूड किया गया। एक तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जब हमने सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लिया उसके बाद जो वेपर का प्रेशर लो हुआ है उसे हम कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जो पी नॉट यहाँ पे है ये प्योर सॉल्वेंट के जो है ना वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन कर रहा है। तो लिहाजा ये दो चीज़ों की रेशो है, दो वेपर प्रेशर की रेशो है, इसलिए हम इसको डेल्टा पी ओवर पी नॉट को कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ दी वेपर प्रेशर। और x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पे हम एक बेसिक बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला x2 जो बेसिकली होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो जब सोल्यूट हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो हमने कम ऐड किया यानी कि डाइल्यूट सोल्यूशन लिया है तो यहाँ से ये डिनोमिनेटर में नीचे वाले टर्म से हमने n2 को 0 पुट कर लेना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब n जो है बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो किसके इक्वल होते हैं? मास ओवर मोलर मास। तो n2 जो है वो बेसिकली मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो ये जो है वो वेट ऑफ सोल्यूट ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से n1 जो है वो सॉल्वेंट है, तो वेट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो n1 की जगह हमने ये वाला पुट करना है और n2 की जगह पे हमने ये वाला पुट कर देना है। तो जब हमने पुट किया तो ये टर्म बनी, इस टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको नीचे, क्योंकि जो मैथमेटिकल रूल है एक वो ये है कि जब इस तरीके से चार रकमें आ जाती हैं, ठीक है, मतलब इस तरह से जो है वो चार आपके पास वैल्यूज़ आती हैं, यूँ कह लें कि a ओवर b डिवाइड हो रहा हो c ओवर d के, तो जो d है वो a से मल्टीप्लाई होगा, जो b है वो c से होगा, तो इसका आंसर होगा AD ओवर CD। तो इसी तरीके से ये टर्म हुई है कि ये वाली टर्म इसके साथ W2 के साथ M1 लिख दिया और जो M2 है वो W1 के साथ आ गया। तो x2 की वैल्यू जो हमारे पास ये बन गई। अब ये जो ऊपर हमने रिलेटिव लोअरिंग वाला एक रिलेशन पढ़ा है, यहाँ पे x2 की ये वाली वैल्यू जो है वो हमने पुट कर देनी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी डेल्टा p ओवर p नॉट इज इक्वल टू W2 M1 ओवर W1 M2। ये हमारी इक्वेशन 4 कह लें हम इसको। अब हम किस तरीके से जो है वो ये हमारे पास जो है ना ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जो है ना वो एक जो है ना फाइनल एक्सप्रेशन बना है। अब हम इसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कहाँ पर कि सबसे पहले हम जो है वो मोलर मास ऑफ सोल्यूट मालूम करेंगे फ्रॉम लोअरिंग ऑफ दी वेपर प्रेशर। तो हम जानते हैं जैसे अभी हमने ये इक्वेशन ड्राइव की है, अब मोलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड करने के लिए ये जो M2 है इसको इधर ले गए, ये वाली वैल्यू इधर आ गई। अब देखें यहाँ पे डेल्टा P ऊपर है, इधर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, इधर ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के जरिए हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट मालूम कर सकते हैं फ्रॉम लोअरिंग ऑफ दी वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हमने जो है ना ये चीज़ स्टडी करनी है कि जो बेसिकली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है भी या
नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ए जो है ना वो हम 3 सब्सटेंस लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमने 6 ग्राम यूरिया लिया, 18 ग्राम जो है वो हमने ग्लूकोज लिया और 34.2 ग्राम जो है वो हमने सक्रोज लिया, और इनको जो है वो हमने मतलब ये वैल्यू इनकी अलग अलग ली। 3 बीकर में जो है वो हमने ये ली, 3 कोनिकल फ्लास्क में हमने ये ली, और फिर इसमें हमने 1000 ग्राम वाटर ऐड किया। मतलब 6 ग्राम यूरिया लेकर उसमें जो है वो 1000 ग्राम हमने वाटर ऐड किया। इसी तरीके से दूसरे जो बीकर में या कोनिकल फ्लास्क में हमने जो क्या किया, 18 ग्राम जो है वो ग्लूकोज लिया और 1000 ग्राम उसमें भी जो है वो हमने क्या किया, वाटर ऐड कर दिया। सिमिलरली सक्रोज के साथ भी हमने ऐसा किया। तो जब हमने किया तो ये हमारे पास 3 सोल्यूशन बन गए, जिसकी मोलैलिटी जो है वो 0.1 मोलर सोल्यूशन जो है वो हमारे पास इन ईच जो है ना हर एक का जो है वो 0.1 मोलर जो है वो सोल्यूशन है बनेगा। तो अब इन ईच सोल्यूशन, हर सोल्यूशन में 1, क्योंकि ये 1 मोलर है तो 1/10, मतलब ये वाली टर्म अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट को जब हम एंड करेंगे तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, 1/10, ठीक है। तो हम इसको एवोगैड्रोस पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम ये मालूम कर सकें कि जो कितने पार्टिकल्स जो हैं वो हमने ऐड किए। मतलब 6 ग्राम यूरिया में का अगर हम 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें कितने पार्टिकल्स हैं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को हम लेते हैं, जो जब हमने उसका 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाया तो उसमें कितने पार्टिकल्स हैं। तो लिहाजा हमने इस टर्म को सॉल्व करने के लिए इसके साथ Na एवोगैड्रोस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर एक ही आ रहा है, 6.02 10^22 पार्टिकल्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहे 6 ग्राम यूरिया ले लें, 18 ग्राम जो है वो हम ग्लूकोज ले लें, या हम ये ले लें, ठीक है, तो इनमें इन सब के पार्टिकल्स की तादाद सेम रहेगी। हालांकि यूरिया के पार्टिकल छोटे हैं, ग्लूकोज के पार्टिकल बड़े हैं और सक्रोज के पार्टिकल उससे बड़े हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे जो है वो डिपेंड नहीं करती, बल्कि जो अमाउंट हमने ऐड की है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती हैं। कौन सी भला प्रॉपर्टी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो लोअरिंग ऑफ या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब लोअरिंग ऑफ, अब हम इससे जो कंक्लूजन निकालेंगे हमारे इस टॉपिक से, तो वो क्या, हमारे पास 2 कंक्लूजन हम निकले हैं। सबसे पहले, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इनडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट, का जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है बेसिकली ये इनडिपेंडेंट है नेचर ऑफ सोल्यूट से। दूसरा, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई एक ना थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि भाई 6 ग्राम यूरिया है, 18 ग्राम ग्लूकोज है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो ग्लूकोज के ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। फर्ज करें ये यूरिया के पार्टिकल है, तो ग्लूकोज इसको हमने 6 ग्राम ले लिया, ठीक है, ये 6 ग्राम हमने ले लिए, तो ये देखें ना पार्टिकल का साइज भी छोटा है, लेकिन ग्लूकोज का फार्मूला हमें पता है C6H12O6। अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ एटम कितने हैं। इसी तरीके सक्रोज C12H22O11। अब यहाँ पे देखें कितने जो हैं वो एटम्स आपस में मिले हुए हैं। तो इस वजह से इनकी ये डिफरेंट क्वांटिटी हमने ली है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूलर मास जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इनके साइजेस की बुनियाद पर। तो इससे हमें पता चला कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बेसिकली ये नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पे टोटली जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे में इजाफा फरमाए। अच्छा, इसी के साथ जो है ना ये बाकी जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इसी तरह एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर इनको मेजर करने के मेथड, वो सारे के सारे जो है वो मैंने इंशाल्लाह जो है ना ये अपलोड साथ साथ करता जाऊँगा। तो आप लोग मेरे जो है ना वो मेरा साथ दें और चैनल को जो है ना ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो फिर डेफिनेटली जो है वो आप से मैं ये फेवर चाहता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।